अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान फौरी इंतखाबात के लिए हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं और मुतालबात ना मानने की सूरत में हुकूमत को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की वार्निंग दे रहे हैं। आज भी इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमाओं से एहतजाज की कॉल समेत अहम अमूर पर मुशावरत की, जबकि कुछ रोज पहले पसे पर्दा अहम मुलाकातों के बाद इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक मौक़िफ़ और लहजे में तब्दीली वाज़ेह होती जा रही है। इमरान खान ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक नई पोजीशन इख्तियार कर नई बहस छेड़ दी है। अहम बात यह है कि इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से एस्टैब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब उसी एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदगी में इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद पिछले 5 माह से एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होने के ताने दे रहे थे, उन पर बैरूनी साजिश के हैंडलर्स होने का इल्जाम लगा रहे थे, यहां तक कि इमरान खान ने उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक तक कहा। लेकिन इमरान खान जिन पर सख्त इल्जामात लगाते थे, आज उन्हीं की मौजूदगी में आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रहे हैं, यानी जिनसे शिकायत थी उन्हीं पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जिसके बाद सवाल पैदा होता है कि इमरान खान को किस बात की तशवीश है जिस पर वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। 3 रोज पहले इमरान खान ने दुनिया न्यूज़ को एक इंटरव्यू में तजवीज़ पेश की कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला इंतखाबात के बाद नई हुकूमत के क़याम तक मौखर कर दिया जाए और नई हुकूमत आकर नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी करे। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा ये मेरिट पे होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, तो आप क्या कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है, मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती है। नहीं, इस वक्त तक के लिए साफ बात है ना सर कि उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। देखिए मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा। इमरान खान की इस तजवीज़ के बाद जब ये सवाल उठा कि क्या इमरान खान आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन देने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वजाहत करने की कोशिश की कि उन्होंने आर्मी चीफ की तौसी की तजवीज़ नहीं दी, बल्कि तकर्रुरी मौखर करने की बात की है। बहरहाल ये बात वाज़ेह है कि इस तजवीज़ के बाद इमरान खान के मौक़िफ़ में तब्दीली नज़र आ रही है और ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से अपने खिलाफात पीछे रखकर मुफाहमत के लिए आमादा हैं। इमरान खान की सख्त पोजीशन के हवाले से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसी आवाज़ें मौजूद थी जो इमरान खान को मना करती थी कि एस्टैब्लिशमेंट से महाजराई ना की जाए, लेकिन कुछ लोग इमरान खान को सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा भी देते रहे हैं। इसी हवाले से साबिक वफाकी वजीर फैसल बावड़ा ने दावा किया है कि पार्टी के कुछ लोग इमरान खान को गुमराह कर रहे हैं और जो भी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं लोगों पर आती है। मैं तो काबीना से बड़ा क्लियर हूं कि कुछ ओवर एम्बिशियस लोग हैं जो इमरान खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, जितना बड़े पहाड़ दोनों तरफ चारों तरफ अतराफ में बड़े, वो सारे जो थे वो उन्हीं की कोशिश थी। मैंने आर्मी चीफ साहब को, बाजवा साहब को 3 वजीरों को मिलते हुए देखा और जो बात करते हुए देखा, मैंने बाजवा साहब को जो आर्मी चीफ हैं उनको कहा कि खुदारा ये 2 मुंह वाले सांप हैं। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, आपका जो बॉस है और जो मेरा बॉस है, आप उनसे डायरेक्ट बातें करें, इनकी बातों में मत आना। और क्योंकि उसके बाद मैं हाथ मिला के कमरे पे जा रहा था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जाके बताया कि सर ये 2 मुंह वाले जो सांप है ना, इनको संभालें, ये पहाड़ खड़ा कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पोजीशन ली है उससे उनको फ़ायदा होगा या मुश्किल होगी? क्या हुकूमत को इस वक्त इमरान खान ने किसी मुश्किल में डाला है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। जाहिर सी बात है इमरान खान साहब अपनी ख्वाहिश का खुलकर इज़हार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस वक्त नवंबर में तैनाती ना हो, इलेक्शन हो जाए, वो इलेक्शन जीत कर आएँ और फिर वो ये अहम अपॉइंटमेंट करें। लेकिन दूसरी तरफ जिस एस्टैब्लिशमेंट को वो तनकीद का निशाना बनाते आए हैं, न्यूट्रल्स के ताने देते आए हैं, उन्हीं की मौजूदगी में अब वो इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। क्या वजह है कि अब वो इतना एतमाद करने के लिए तैयार हो गए इमरान खान साहब? शहजाद, जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो एक ही बात करते हैं और
काफ़ी शवाहिद ऐसे हैं जिनकी तकवीत मिलती है इस बात को। वो कहते हैं कि ज़्यादा बड़ी परेशानी एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से है, और शायद इमरान खान साहब का ये उनको फीलिंग है या यकीन है कि अगर एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट होगी तो वो उनके इंटरेस्ट में नहीं जाएगी, और वो कहते हैं उससे बेहतर है कि भले एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन चले, क्योंकि वैसे कोई दलील समझ नहीं आती कि अगर इन्हीं टॉप जनरल्स में से इन्हीं लोगों में से अपॉइंट होना है तो ये बड़ी इरेलीवेंट सी बात है कि क्या आप इलेक्शन जीतने से पहले अपॉइंट कर दें या इलेक्शन जीतने के बाद अपॉइंट कर दें। आपने पिक तो उसी लॉट में से करना है, लेकिन अगर एक्सटेंशन होती है तो फिर पूरा सीनियरिटी ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसमें भी रिटायरमेंट्स हैं, एक नया पैकिंग ऑर्डर बनेगा। जो कहा जा रहा है, ऑब्वियसली नो नेम्स है, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट ज़्यादा परेशान कुन है, वो भी इट विल नो लॉन्गर बी इन द फील्ड। तो ये रियलिटीज़ हैं, हम जो भी समझें। देखिए, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, 22 करोड़ लोगों का, आवाम का मसला है, महंगाई, तबाही हुई भी इकॉनमी की, सब कुछ। लेकिन हर बात आके अल्टीमेटली एक अपॉइंटमेंट में जब फंस जाए तो इसका मतलब है ना कि उस अपॉइंटमेंट का आइंदा पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बड़ा क्लियर असर पड़ेगा, बड़ा डिफाइनिंग उस पर असर होगा। इसलिए उस एंगल से आप देखिए तो फिर आपको समझ आ जाती है कि इमरान खान साहब क्यों एक्सटेंशन चाहेंगे। और वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स बेटर टू डील विद समबडी यू नो। और अगर दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा हो कि मेरे नेगेटिव जा सकती है बात, तो फिर इमरान साहब की ये समझ आ जाती है। और वैसे भी हमने देखा है कि खान साहब इस बारे में बड़े सुआव हैं, बड़े टैक्टिकल हैं कि वो हालात के, जो अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग विद द पंचेस, उसके मुताबिक ही रोल्स, और वो बड़ी इंटेलिजेंटली 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप साइडवेज करके एक गेसिंग गेम रखते हैं लोगों के लिए। बट आई थिंक ये बड़ा क्लियर कट है कि जिस चीज़ को वो अपने इंटरेस्ट में फॉर श्योर समझते हैं कि ये नेगेटिव होगा, वो चाहते हैं कि उसको मैं कम से कम अवॉइड करवा लूँ। तो मालिक साहब, ये एक तो वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब इमरान खान को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट अगर हो गई तो शायद उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नून लीग कहती है कि हमने हुकूमत गिराई इस वजह से कि हमें खौफ था कि एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट हो गई तो शायद हमारे ऊपर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस खौफ का बराए रास्त इजहार भी किया हुआ है एक शो पे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सब कुछ। लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान इस वजह से ये सब भूलने के लिए तैयार हैं, जो 4-5 महीने वो एक मुहिम चलाते आए हैं जिसमें लोकल हैंडलर्स को कभी तनकीद करते हैं, कभी न्यूट्रल्स के ताने देते हैं, ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। उनको एतमाद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन जो एक मुजवज़ा मुलाकात में तो अलेज मीटिंग कहूँगा, क्योंकि तमाम साइड उसको डिनाई तो नहीं कर रही, लेकिन कंफर्म भी नहीं कर रही। प्रेसिडेंसी से हमने डिनाइल नहीं देखा, हमने ISPR से डिनाइल नहीं देखा, हमने बाकी ज़राए से डिनाइल नहीं देखा। जो कहा जा रहा है कि एक मुलाकात हुई है 2 बड़ों की, और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं थे। बट बहरहाल एक प्रोसेस है। कुछ लोग अभी भी बड़ी हेवली इन्वॉल्व हैं, दे ट्राइंग टू ब्रिज द गैप्स। फैसल वावडा को भी आप सुना रहे थे, फैसल वावडा साहब भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उनकी भी एक बहुत अच्छे ताल्लुकदार एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बहुत कुछ हो रहा है। तो शामी साहब, क्या इमरान खान सिर्फ अब एक कदम पीछे हटे हैं, जो महाजराई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, या आपके ख्याल में कोई कैलकुलेटेड मूव है? और क्या आपको लगता है कि इवेंचुअली इसका फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को या नुकसान होगा? देखें, इमरान खान साहब जो हैं, एक बात तो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, या इस पर उनका पुख्ता ईमान है। उनका ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। उनके कोई इंतखाबात जो हैं वो मुनक़िद नहीं हो सकते, उससे वो नताइज हासिल नहीं हो सकते जो कोई फरीक हासिल करने का तमन्नाई हो। उनकी अपनी ज़िंदगी अगर आप देख लें तो उसमें भी आप इस रोल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनकी पूरी सियासत अगरचे 26 साल को मुहित है और बड़ी लंबी स्ट्रगल है उनकी, लेकिन ये कामयाबी से हमकनार उसी वक्त हुई जब एस्टेब्लिशमेंट से उनका मामला हो गया, और जब उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, जब वो न्यूट्रल हो गई, उसने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि अब आप अपने मामलात खुद चलाएं। तो इमरान खान साहब के लिए इसकी बड़ी अहमियत है कि जो मुक़्तदरा है उस पर कौन मौजूद है, और उसके हवाले से वो अपने मुस्तक़बिल को भी देखते हैं और पाकिस्तान की सियासत को भी देखते हैं।
और मेरा ख्याल है उनकी राय को हम यकसर मुस्तरद भी नहीं कर सकते। जो हमारा माजी रहा है तो हमारे सामने है, लेकिन मसला ये है कि अब मुश्किल ये आन पड़ी है कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी तरफ खान साहब के मुतालबात हैं या तकाजे हैं। अगर तो आप दस्तूर के मुताबिक चलें तो फिर तो इलेक्शन उसी वक्त होंगे जो मुकर्रर तारीख है, और नई तकर्री जो है अगर होनी है तो वो भी रिटायरमेंट के मौके पर हो जाएगी, नवंबर के आखिर में हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा तो यही है कि जो भी वजीर आजम हो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। लेकिन जो हमारी सियासत का उलझाव है, जो हमारी मईशत की हालत ज़ार है, और इस वक्त सैलाब में हमारा 1/3 मुल्क डूबा हुआ है, 3.5 करोड़ लोग जो हैं उनसे उनकी छत छिन गई है। तो ऐसे हालात में फिर हिकमत का तकाजा ये होता है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक दूसरे से बात करें, धक्कम पेल से बाज आ जाएं, और अगर कोई उनके दरमियान इत्तफाक हो जाता है जी तो फिर मामलात को संभालें। इसी वजह से यानी देखिए हम तो जो आरजू कर रहे हैं वो इसी हवाले से कर रहे हैं, और हमारी मुलाकातें जो इमरान खान साहब से और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से और कुछ दूसरे हजरात से हुई हैं, उनका पस मंजर भी यही है। तो शामी साहब, इन मुलाकातों में जो आपकी खान साहब से भी हुई उसमें आप ये समझ पाए हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत वाज़े तौर पे नजर आ रही है, बल्कि उनके कई नाक़िद भी हैं जो कहते हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो वो क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी इफ नॉट 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। तो फिर क्या वजह है कि अभी भी इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, आर्मी चीफ भी अपना अपॉइंट करना चाहते हैं कि मैं आऊँगा फिर करूँगा। अब तो पॉपुलर हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अब उनको ज़रूरत नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि वो न्यूट्रल है, फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं उनकी सपोर्ट हासिल हो। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि सूबों में हमारी हुकूमत है, लेकिन जब तक वोट नहीं पड़ता तब तक मामला चलेंगे नहीं। क्या इमरान खान को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बेशक इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए उनको कहीं ना कहीं मदद की जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे कि अपने पिछले दौर में रही है उनको? देखिए, ये 2/3 अक्सरियत जो है जिसका दावा किया जा रहा है, इसी का ख्वाब देखते देखते जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 77 में माशाल्लाह की नज़र हो गए, और इसी 2/3 अक्सरियत को हासिल करने के लिए उन्होंने इंतखाबात में वो कुछ किया जो आज भी हमारी तारीख का एक स्याह बाब है। और यही 2/3 अक्सरियत जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हासिल कर ली तो इसने उनके साथ क्या किया, और उन्होंने एक सदर को चलता किया, एक चीफ जस्टिस को चलता किया, उसके बाद एक आर्मी चीफ को चलता किया, और जब दूसरे की बारी आई तो उनको खुद इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। अब अगर खान साहब जो 2/3 अक्सरियत की आरजू में बेताब हो रहे हैं और उनके हाली मवाली कह रहे हैं कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे, एक तो ये दावा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और पाकिस्तान का जिस तो फैलाव है, उसमें ये कहना को कोई 2/3 अक्सरियत जो है आसानी से हासिल कर लेगा, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा दावा है। सही। खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने इक़्तिदार तो पहले भी हासिल कर लिया था। पाकिस्तान में इक़्तिदार को चलाने के लिए लोगों से मामले करने पड़ते हैं, उनको साथ लेना पड़ता है, अदारों के साथ डील करना पड़ता है, इसके बगैर अपना मामला आगे नहीं चला सकते। इक़्तिदार हासिल तो कर लें शायद आप, लेकिन उसकी बका मुमकिन नहीं होती। ठीक है, और खान साहब इसका तजर्बा कर चुके हैं। मालिक साहब, उनके अपने तजर्बे का तकाजा ये है कि वो रास्ते जरा कुशादा करें, सही बाहें कुशादा करें। मालिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या हुकूमती सतह पे भी कोई थिंकिंग है, क्या हुकूमत ये सोच रही है कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली किया भी जा सकता है, संजीदगी से गौर कर रहे हैं, या आपके ख्याल में इसके कोई इम्कानात नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट में तो बड़ी क्लियर थिंकिंग है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है रिज़ाइन करने का या इलेक्शन जाने का। उनको ज़बरदस्ती निकाल दे तो निकाल दे। और मेरी कल भी बात हो रही थी बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से पिछले 2-3 दिनों से, ख़ासतौर पे जब से इमरान खान साहब ने ऑफ़र दिया कि हम बात करें और ये करें, और फिर प्रेसिडेंट साहब का भी इंटरव्यू आया जहाँ उन्होंने कहा कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट हो जाए। वो इस उम्मीद पे हैं कि अभी तो उनको नज़र आती है सर्टन पॉलिटिकल डेथ। वो यकीन है उनको कि अगर गवर्नमेंट इस वक्त इलेक्शन में जाती है तो फारिग हो जाएगी,
और उनको फंडामेंटल्स भी इकॉनमी के इंप्रूव होते नजर नहीं आते। लेकिन कल की मैं आपको बात बताता हूँ फ्रॉम अ वेरी सीनियर पर्सन, उसने कहा मालिक ये तो हो सकता है ना कि आज और अगले 10 महीनों में कुछ बेहतरी आ जाए। तो वेयर वी स्टैंड राइट नाउ ये द बॉटम ऑफ द पिट है, इसमें तो हमें अफोर्ड ही नहीं करते। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, इमरान खान साहब के पहले बात कर रहे थे, देखिए इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर है इस वक्त, उनका इस वक्त ग्राफ चढ़ा हुआ है, उनको यकीन है कि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स में जीत जाएंगे। लेकिन वो ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि पॉपुलर पॉलिटिक्स की स्टेज पे पहुंचने के लिए उनको पावर पॉलिटिक्स की माइनफील्ड से गुजरना है। ये जो भी बातें चल रही हैं कि किसको एक्सटेंशन हो ना हो कैसे हो, ये पावर पॉलिटिक्स की बात है। जब तक पावर पॉलिटिक्स वो नहीं रिजॉल्व कर पाएंगे, वहाँ पे वो उनकी कामयाबी नहीं होगी, तो फिर ना उनको अर्ली इलेक्शंस मिलेंगे, ना गवर्नमेंट घर जाएगी। अर्ली इलेक्शंस और गवर्नमेंट का जाना इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या इमरान खान जो ये लेब्रिंथ है पावर पॉलिटिक्स की, इसको कैसे नेगोशिएट करते हैं, किस तरह इसमें अंदर नेविगेट करते हैं, अपना रास्ता पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो पावर पॉलिटिक्स जिसमें वो यकीन है उनको कि वो जीतेंगे, वहां तक पहुंचना भी तो है ना। आप बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उस पॉपुलरिटी को ट्रांसलेट तो आपने इलेक्शन अवामी मकबूलियत से वो शायद अपनी मंजिल ना हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत गैर मकबूल माशी फैसले लेकर मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के दावे कर रही है, मगर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत के गैर मकबूल फैसलों को मुसलसल डिसोल्व कर रही है और इन फैसलों पर पब्लिकली तनकीद कर रही है। कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि वो हुकूमत के इन फैसलों को ओन नहीं करती। कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूँगी और मैं ये कहूँगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें और आवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं, लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है। तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। मरियम नवाज खुद को हुकूमत के गैर मकबूल फैसलों से अलग कर रही हैं और ये पहला मौका नहीं है कि जब मरियम नवाज ने यह तासुर देने की कोशिश की हो कि वो अपनी पार्टी के फैसलों के साथ नहीं खड़ी हुई। माजी में भी मरियम नवाज मुख्तलिफ मौकों पर पार्टी के फैसलों और पॉलिसी से इख्तलाफ का इजहार कर चुकी हैं। पिछले महीने जब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था तो मरियम नवाज ने तब भी हुकूमती फैसले पर इख्तलाफ किया था और ट्वीट किया था कि मियां साहब ने भी इस हुकूमती फैसले से इख्तलाफ किया है और कहा है कि वो एक पैसे का इजाफी बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते और मीटिंग से उठकर चले गए। मगर अहम बात यह कि मरियम नवाज कीमतों में इजाफे को नवाज शरीफ की नाराजगी की वजह करार दे रही थी, मगर बाद में ये बात वाज़ेह हुई कि नवाज शरीफ कीमतों में इजाफे पर नहीं बल्कि शाहिद खान अब्बासी की इस बात पर नाराज हुए थे कि जब उन्होंने इजलास में कहा कि जिसे लगता है कि वो बेहतर फैसले कर सकता है वो पाकिस्तान वापस आकर फैसले कर ले। इसके अलावा जब नून लीग ऑपोजिशन में थी तब भी मरियम नवाज पार्टी के फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार करके फैसलों से अलग करने की कोशिश करती रही अपने आप को। इस साल फरवरी में भी पंजाब से सेनेटर्स के बिला मुकाबला मुंतखब होने के मामले पर भी जब मरियम नवाज से सवाल हुआ कि क्या उन्हें इसका पता था या फैसले उनकी मुशावरत के बगैर हुए, जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए थे, कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। इसके अलावा 2019 में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर भी मरियम नवाज ने पार्टी की पॉलिसी से अलग राय इख्तियार करने की कोशिश की और कहा कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है। चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे, बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। मरियम नवाज तौसी के फैसले से भी खुद को लाताल्लुक करने की कोशिश कर रही थी, मगर हकीकत यह है कि नून लीग ने नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करते हुए आर्मी चीफ को तौसी देने का फैसला किया था। मरियम नवाज हुकूमत के गैर मकबूल फैसलों को ओन क्यों नहीं कर रही, इन मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला
राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, आपकी माशी टीम है, जो कह रहे हैं कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, अवाम पे बोझ भी पड़ा है, लेकिन ये फैसले जरूरी थे क्योंकि IMF की कंडीशंस हैं और IMF प्रोग्राम बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, और IMF प्रोग्राम अब बहाल भी हो गया, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है। तो ये जरा बताइएगा कि मरीम नवाज साहबा कल भी ये कह रही थी कि कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए और अवाम पे बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, तो क्या आप अपनी नायब सदर को ही कन्विंस नहीं कर सके, तो फिर अवाम को कैसे इस बात पे कन्विंस करेंगे कि जो फैसले लिए हैं वो मजबूरी में लिए हैं और लेना जरूरी थे? देखें, मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है और उन्होंने दुरुस्त बात की है, और ये बात तो वजीर आजम भी करते हैं। वजीर आजम ने कभी ये नहीं कहा कि ये बड़े अच्छे फैसले हैं और मैं इन फैसलों की जो है वो तईद करता हूँ, बल्कि ये फैसले जो है और पिछली हुकूमत ने ये कंडीशन जो है वो IMF के साथ तय की थी, और ये हमें मजबूरी में ये फैसले जो है वो हमें लेने पड़ रहे हैं, और इन फैसलों को ना लेने के जो कंसिक्वेंसेस हैं उनके पेश नज़र जो है वो हमें ये फैसले जो है वो करने पड़ रहे हैं। लेकिन हम इन फैसलों से कतई तौर पे मुतफिक नहीं हैं, और वज़ीर आज़म ने भी ये बात कही और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही कि हमने तो दिल पे पत्थर रख के जो है ये फैसले जो है वो हमें करने पड़ रहे हैं, और इन फैसलों के, ऐसे फैसलों के जिससे गरीब आदमी जो है उसका चूल्हा जो है वो जलना मुश्किल हो जाए, जिसका गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो जाए, उन फैसलों को कौन खुशी से ले सकता है, या उन फैसलों की कौन जो है वो हमायत या तईद कर सकता है। हाँ, एक मजबूरी है और उस मजबूरी का कोई हल नहीं है हमारे पास। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब हो या आपकी माशी टीम हो, वो कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मिफ्ता इस्माइल साहब तो इस हद तक कह चुके हैं कि ये कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि हम सब्सिडी दें और हमें ये करना पड़ेगा। मरीम नवाज साहब ये नहीं कह रही है, वो मुतालबा करी है हुकूमत से कि आप कीमतें कम करें। वो कह रही है हुकूमत से मैं डिमांड करूंगी कि कीमतें कम करें। वो उसको एज ए चॉइस नहीं देख रही है, वो तो उसको एज एन ऑप्शन देख रही है। देखिए, हर किसी की ये ख्वाहिश है, हर किसी का ये मुतालबा है, और हुकूमत या मुआशी टीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि मुआशी टीम जो है वो यही मुतालबा IMF से करती रही है। IMF के सामने ये शराइत रखी जाती रही हैं, उनके साथ ये गुफ्तगू होती रही है कि जनाब आप मेहरबानी करें, हमें ये सब्सिडी देने दें, इस सब्सिडी के ना देने से गरीब आदमी, आम आदमी जो है उसके ऊपर बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो बोझ पड़ेगा। हम यही पैसे जो है वो किसी और जगह से जो है हम इनको जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, और आपकी जो शर्त है कि जी इतना जो है वो होना चाहिए जो है वो कलेक्शन, तो वो हम पूरी कर लेते हैं। लेकिन IMF ने कहा कि नहीं, ये देखें, हमें नहीं इस बात से कोई ज़रूरत के वज़ीर आज़म का नाम क्या है या मुआशी टीम जो है वो किसके मुतहत है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुआहदा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कमिटमेंट की है, लिहाजा आपको इस कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। और आपको राना साहब कल भी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हुकूमती फैसलों को मैं ओन नहीं करती। आपकी पूरी क़यादत, माशी टीम ये कहती है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो तो भी हम लूज होने देंगे, हमें मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है। मरीम साहिबा इन फैसलों को ओन नहीं कर रही हैं, वो कह रही है कि आप कीमत कम करें। बहुत फ़र्क है जो इस वक्त आपकी माशी टीम की पोजीशन है और जो मरीम नवाज साहिबा की पोजीशन है। मुआशी टीम भी इस बात में दिन रात कोशिश है कि कीमतों को कम किया जाए। नहीं, जो फैसले आपकी माशी टीम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उनको ओन कर रही है कि नहीं कर रहे आप लोग? आप उन फैसलों को ओन कर रहे हैं ना? मरीम साहिबा नहीं कर रही, कह रही मैं नहीं ओन करती पार्टी के इन फैसलों से, बल्कि वो इसीलिए कह रही है कि जो सरकारी ओहदे हैं, जो गवर्नमेंट के ओहदे हैं, उनको पार्टी ओहदों से अलग कर दें आप। नहीं शहजाद, अगर ओन करने से मुराद आप इन फैसलों की पसंदीदगी या इनकी हमायत जो है वो ले रहे हैं, तो फिर कोई भी नहीं करता। ये फैसले जो हैं ये मजबूरी है, और ये फैसले जो हैं ये पिछली हुकूमत ने इस मुल्क का भट्ठा बैठाया, इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, और उन्होंने IMF के साथ जो है ये मुआहदे किए। हम इन मुआहदों को बिल्कुल ये समझते हैं कि ये गलत थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। IMF के साथ बेहतर नेगोशिएशन होनी चाहिए। लेकिन राना साहब, क्योंकि मरीम साहबा का एक ऑब्वियसली पार्टी में एक मकाम है, और पार्टी उनको, क्योंकि वो क्राउड पुलर है, तो जब भी जलसे होते हैं, जब भी कैंपेनिंग करनी होती है, तो मरीम नवाज ही का फेस है जो सामने होता है, वो जाके जलसे करती हैं, कैंपेन करती हैं। लेकिन क्या पार्टी के अहम मामलात में उनको शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि हमने सुनवाया 2019 में जब तौसी का मामला था
ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कहा था विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हमें तौसी की हिमायत करनी है। मरीम नवाज साहबा कहती है कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूं। फिर आपकी पार्टी ने, सीनियर क़यादत ने यह फैसला किया कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं पंजाब में, वहां पे सीट एडजस्टमेंट की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उस फैसले से भी उन्होंने अपने आप को लाताल्लुक किया। तो क्या ये गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला है या पार्टी उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, एतमाद में नहीं लेती है? नहीं, देखिए, गुड कॉप बैड कॉप का मामला नहीं है। देखिए, हर जगह पे लोगों में जिम्मेदारियां जो है वो तकसीम होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि सारे फैसले जो है वो कोई एक ही आदमी बैठ के या एक ही टीम जो है वो बैठ के करती है। अगर इंटीरियर से मुतल्लिका मामलात हैं तो लाज़मी बात है कि उनके साथ एक अलहदा टीम है जिसमें मैं शामिल हूँ, वो देखती है। इसी तरह से जो मुआशी टीम है, मुआशी टीम जब भी मुज़ाकरात करती रही IMF से, तो बाकी लोग तो कभी शामिल नहीं थे, हम भी शामिल नहीं थे। और उनसे जब कभी बात होती रही है तो ये ठीक है, हम अपना कंसर्न जो है वो उसको ज़ाहिर करते रहे हैं कि जनाब ये इस तरह से ना करें, ये करने के ये जो है वो रिपरकशंस होंगे, ऐसा करने से ये जो है वो हमें नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल वो भी हमें आगे से मजबूरी बताते रहे कि ये IMF। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात। आज रुपया फिर डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया कम हुआ है, क्या वजह है इसकी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही थी, पाकिस्तान के वजीर खजाना मुसलसल ये दावा कर रहे थे कि एक बार IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा तो उसके बाद आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को पैसा देंगे, दोस्त ममालिक भी देंगे और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होगा, रुपया मुस्तहकम होगा। लेकिन IMF की किस्त मिलने के बावजूद आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक ने अब तक पाकिस्तान की मदद नहीं की है। और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को जो $1.5 अरब मिलने थे उसमें भी 1 माह की ताखीर हो चुकी है। नतीजा ये है कि स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो मुसलसल कम हो रहे हैं। पिछले हफ्ते भी $156 मिलियन से ज़खायर कम हुए और अब स्टेट बैंक के पास ज़रा मुबादला के ज़खायर $8.6 बिलियन के रह गए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रुपया है उसमें मुसलसल कमी नजर आ रही है। आज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया एक रुपया घटा है और 2 हफ्तों में 17 रुपए की कमी देखी जा चुकी है और इसका असर महंगाई पर बराह रास्त पड़ रहा है। SPI के जो रीसेंट नंबर्स हैं उसमें 40.58% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 0.19% की कमी आई है। और इंपोर्ट बिल जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है उसमें भी इजाफा देखा गया। इंपोर्ट बिल अगस्त के महीने में $6 बिलियन था और पहली मर्तबा हुआ है कि खाने पीने की जो अशिया है उनकी दरामदाद $1 बिलियन से क्रॉस कर चुकी हैं, जबकि खाने पीने की अशिया और जो तेल की दरामदाद हैं उनमें 11.8% का इजाफा हुआ है। किस तरीके से रिजर्व में इजाफा हो सकता है, रुपया किस तरह मुस्तहकम होगा, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत का तो ये कॉन्फिडेंस था कि IMF किस्त मिलने के बाद सूरत-ए-हाल बेहतर होती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। रुपये पे मुसलसल प्रेशर है, इंपोर्ट बिल कम करने के दावे किए थे लेकिन उसमें भी हमें इजाफा नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं हालात को आप? थैंक यू शहजाद। बिल्कुल थोड़ा सा परेशानी की बात ज़रूर है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि IMF के बाद जब नॉर्मल हालात होते हैं तो बायलैटरल मल्टीलैटरल आपको फंडिंग भी मिल जाती है और जो कमर्शियल हम कहते हैं लोन मार्केट होती है वो भी खुल जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें तो नहीं हुई, मगर एक और भी चीज़ हुई है जो शायद इतनी हाईलाइट नहीं हुई, वो ये कि दुनिया भर में डॉलर मजबूत होता जा रहा है और सारी करेंसीज गिरती जा रही हैं। तो जो बास्केट ऑफ करेंसीज है डॉलर के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट डॉलर जो है डॉलर इंडेक्स वो इस साल 14% बढ़ चुका है। और हमारा रीजन अगर हम देख लें तो श्रीलंका तो 45% इस साल घट चुका है, चले वहाँ तो एक क्राइसिस है। पाकिस्तान 25% और बांग्लादेश जिसको हम तारीफ करते थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, वो कोई 18-20% गिर गया। 10% तो पिछले हफ्ते ही गिर चुका है जब से उन्होंने अपनी करेंसी को मार्केट बेस किया है। तो मेरे ख्याल में 2 पहलू हैं, एक पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल और पाकिस्तान की बोरोइंग जो है इंटरनेशनल मार्केट में कमज़ोर हो गई है। दूसरी जानिब ये जो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, आज आपको पता है जब हम बात कर रहे हैं तो स्टर्लिंग जो है 38 साल की निचली सतह पर आ गया है डॉलर के अगेंस्ट। यूरो जो है वो पैरिटी के करीब आ गया है। इसी तरह येन भी जो है वो बहुत वीक हो गया है।
तो आई थिंक डॉलर का बढ़ना भी पाकिस्तानी रुपए को गिरा रहा है और पाकिस्तान के जो अपनी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो भी असरअंदाज हो रही है। तो सोहेल साहब, आप बताइएगा कि IMF प्रोग्राम में तो हम चले गए हैं, लेकिन हमारे जो अब रिजर्व्स हैं उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे तो अग्री किया है, लेकिन वो फौरी तौर पे पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या FDI अब हमारे पास बढ़ाने का इम्कान है, या एक्सपोर्ट्स को हम शॉर्ट टर्म में बढ़ा सकते हैं? सोल्यूशन क्या है इसका? क्योंकि $8.6 बिलियन तक अगर रिजर्व है, इसको तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, अभी तो मुझे तो लगता है कि बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम ये 8 बिलियन को मेंटेन कर लें तो भी बड़ी बात है। इसलिए शहजाद के जो आपकी करंट अकाउंट है उसको भी हमें मैनेज करना है। $400-500 मिलियन महीने का लाना है या उससे कम। दूसरी जानिब जो रीपेमेंट हो रही हैं जो महीने की तकरीबन $1.5 से $2 बिलियन हैं, और हम ये भी सुन रहे हैं कि सितंबर एंड में भी कुछ पेमेंट है जिसकी वजह से रुपए में प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको फाइनेंस कैसे करें ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो बायलैटरल मल्टीलैटरल IMF के बाद जल्दी आ जाती हैं, इस दफ़ा ताख़ीर हो गई है। फिर जो फ्रीज है वो पाकिस्तान को क्लीन लैंडिंग नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो कह रही हैं कि कोई ना कोई सिक्योरिटी दी जाए जिसके लिए हुकूमत जो काम कर रही है उसमें वक्त लगेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा सेटबैक है जिसकी जो पाकिस्तान के लिए नहीं है, सारे ममालिक के लिए, कि कमर्शियल बॉन्ड मार्केट में जिसमें जो बैंक्स होती हैं उससे बोरिंग होती है, यूरो बॉन्ड्स होती है, वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो मेरे ख्याल में अभी अगर हुकूमत ये $8 से $9 बिलियन मेंटेन भी कर ले शहजाद, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो पाकिस्तान के और जो दुनिया के हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।